पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के खास अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम के दौरान थारू समाज के प्रतिनिधियों ने आरक्षण, शिक्षा, भूमि संबंधित समस्याओं और जनजातीय कार्य मंत्रालय के गठन समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखे। सीएम धामी ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और देखिए, जनजातीय संस्कृति संरक्षण का संकल्प भी लिया। थारू जनजाति से संवाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। हालांकि कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी इस तरह से थारू समाज या फिर अलग अलग समाजों के वर्ग से और लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अब जनजातीय विकास पर सरकार का फिलहाल फोकस है, क्योंकि आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब चूंकि सरकार के पास ज्यादा समय बचा नहीं है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए, और इसी के चलते अब लगातार सरकार की तरफ से हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें थारू समाज बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जनजातीय विकास पर सरकार का विशेष फोकस है और उसी को लेकर जनजातीय संस्कृति संरक्षण का संकल्प लिया है। और इस थारू समाज के लोगों को किस तरह की योजना से लाभ पहुंचेगा, किस तरह से फायदा पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर लगातार सरकार विचाराधीन है। और ऐसे में थारू समाज के लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी का संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहा। हालांकि अभी चुनाव होने में समय काफी है और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार लोगों के बीच में पहुंचा जा रहा है। और इससे हमने मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं तो जो जनजाति का जो हमारी थारू जनजाति है, उन्हीं के बीच में उन्हीं के साथ बचपन से कभी पड़ा हुआ हूं। मैं हर कार्यक्रम में उनको बताता हूँ। और इससे हमने बंटी राणा यहाँ पर होगा, तो बंटी राणा को हर बार कार्यक्रम में जो हमारा आर्थिक संस्थान बन रहा है 4.5 करोड़ रुपए से, जनजाति का बड़ा संस्थान है और हर वर्ष जनजाति महोत्सव होता है और हम राज्य में महोत्सव करते हैं। दोनों महोत्सव में हम बंटी को और उनकी पूरी टीम को वहां करते हैं। साथ ही देहरादून में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लाभार्थी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और अभिनंदन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को लेकर अपना संबोधन दिया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव भी सुने हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। तो एक खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति रही। लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में जब पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने संबोधित किया और लाभार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर बाकायदा रूपरेखा भी यहां पर तैयार की गई। और ऐसे में आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि पंक्ति पर बैठे हर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सही और सुचारू तरीके से पहुंच सके। अगर कोई वंचित है तो उस तक भी लाभ पहुंचाने का प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और उसी बात का जिक्र किया गया कि सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर इस वक्त चलाई जा रही हैं और वो प्रदेश हित में है, प्रदेश के लोगों के लिए हैं। और विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड की भूमिका जो ये तमाम चीजें निभा रही हैं, उसका जिक्र करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी सम्मेलन की दिखा रही हैं, लाभार्थी सम्मेलन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लाभार्थी सम्मेलन में कहा कि कार्यकर्ताओं में जो यहाँ पर जोश है उसको लेकर यहाँ प्रोत्साहित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लाभार्थी, पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड के संकल्प को लेकर जिक्र किया और उसे दोहराते हुए अपने संबोधन में कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव भी सुने हैं और कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार
काम कर रही है। पंक्ति पर बैठे हर अंतिम व्यक्ति तक बहुत जल्द ही योजनाओं का सारा लाभ पहुंच पा रहा है और अधिकारी गण पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर कोई वर्ग या फिर कोई भी व्यक्ति वंचित सरकार की योजना से है तो उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि वो सीधा अधिकारी गणों से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, जिसके बाद उनको सभी योजनाओं का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पात्र व्यक्तियों को, पात्र लोगों को लाभ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और कार्यकर्ताओं के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि कार्यकर्ता अब लोगों के बीच जाएंगे। 27 में चुनाव भले ही हैं, लेकिन कार्यकर्ता चूंकि हर पार्टी की रीढ़ मानी जाती है और उसी को लेकर लगातार कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाया जा सके, उसे लोगों के बीच में रखा जा सके ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था या कोई लापरवाही ना देखने को मिल पाए। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ निरंतर बैठक करते हैं और बैठक के माध्यम से ये मैसेज देने का भी प्रयास किया गया है कि किसी भी तरह से अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी की हीला हवाली या लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। और उसी को लेकर जब सीएम धामी यहां पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी की विदाई तय। बड़ी खबर देहरादून से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हटेंगे दुष्यंत कुमार। जहां जल्द मिलेगा प्रदेश को नया प्रदेश प्रभारी, जहां नए प्रभारी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में मंथन लगातार शुरू हो चुका है। कई ऐसे नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। बैठक में कई नामों पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, क्योंकि अब बारी है प्रदेश प्रभारी के हटने की। क्योंकि ये लगभग तय हो चुका है कि प्रदेश प्रभारी को हटाया जाएगा और नया प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। आने वाले समय पर चुनाव है और कैसे रूपरेखा तैयार करनी है चुनाव को लेकर, अपने जनादेश को बीजेपी पार्टी के यहां पर कैसे लोगों के बीच पर पहुंचना है और इसके साथ ही तमाम चीजों को, वोट बैंक को मजबूत करना है, उसको लेकर प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति करनी है। अब 2027 के चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार, जो कि इस वक्त प्रदेश प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं, उनका हटना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि पार्टी के अंदरूनी स्तर पर लगातार मंथन किया जा रहा है कई नामों को लेकर और कहा जा रहा है कि नए प्रभारी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी मंथन कर रहा है। क्योंकि जहां जहां चुनाव होने हैं बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ऐसे में उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर वो मिथक बीजेपी की तरफ से तोड़ा गया, जहां पर कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस रिपीट होती है तो दूसरी बार बीजेपी रिपीट होती है। लेकिन पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी यहां पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करती हुई नजर आई है। उस मिथ को यहां पर तोड़ा गया है, उस मिथ को, उस परिभाषा को यहां पर खत्म किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश है कि ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई जाए। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सीट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया कि वो इस बार मैदानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पसंद के तौर पर सहसपुर सीट का संकेत दिया है, जहां उनका शिक्षण संस्थान भी है और वो लगातार सक्रिय रहते हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि मैदानी सीट से चुनाव लड़ने का फायदा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पार्टी को भी मिलेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान वो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पार्टी हाईकमान को अपनी इच्छा बता दी है और अंतिम फैसला संगठन को करना है। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर सीट चयन को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो देखिए, सहसपुर सीट पर हरक सिंह रावत की नजर फिलहाल टिकी हुई है। ये इसलिए क्योंकि हरक सिंह रावत का कहना कि इस बार वो पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इससे हरक सिंह रावत को फायदा हो ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि कांग्रेस के आला नेता और जो तमाम दिग्गज हैं वो इस चीज को लेकर क्या मंथन करते हैं। हरक सिंह रावत को सहसपुर से अगर टिकट देते हैं या चुनाव लड़ाते हैं तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर विकल्प होगा, जिस तरह से हरक सिंह रावत की तरफ से दावा किया जा रहा है। क्योंकि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी छवि के तौर पर जाने जाते हैं जो तमाम दावे तो कर देते हैं, तमाम बड़ी बात तो कर देते हैं, लेकिन जब बात यहां पर धरातल पर उतारने की आती है तो शायद कहीं ना कहीं उनके कदम पीछे हो जाते हैं। पार्टी अगर मुझे यहाँ चुनाव लड़ाएगी तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे चुनाव कैसे होता है। नहीं पता, पार्टी अगर मुझे यहाँ चुनाव लड़ाएगी तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे चुनाव कैसे होता है।
साथ ही देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश कांग्रेस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पार्टी ने अपने सभी नेता और कार्यकर्ताओं को एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने और लगातार निगरानी रखने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक संगठन का पूरा फोकस एसआईआर की तैयारी और इससे जुड़े हुए कामों पर रहेगा। जहां इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपनी प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। संगठन महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा की नई तारीख के बाद में तय की जाएगी। पार्टी अब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने पर फोकस कर रही है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी फिलहाल अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां कांग्रेस नेताओं को प्रक्रिया पर फोकस के निर्देश दे दिए गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी की इस वक्त परिवर्तन यात्रा चलनी थी बीजेपी के खिलाफ और परिवर्तन होगा 27 के चुनाव में, इस बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में कर रही थी, उसको फिलहाल रोक दिया गया है, यानी कि स्थगित कर दिया। और कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि जो अभी हमारी नजर है और जो फोकस है वो फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर है, ताकि उस प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई घोल, कोई घपलेबाजी ना होने पाए। और इसको लेकर लगातार पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार काफी मजबूती से मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है। साथ ही सावन महीने के पहले सोमवार पर हरिद्वार शिव भक्त में सराबोर नजर आया है। आपको बता दें, दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है, जबकि मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए। मंदिर परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। आज चूंकि पहला सोमवार है और उसको लेकर लगातार जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो यहां पर लगाए जा रहे हैं, शिवालयों में गुंजायमान हो चुके हैं और ऐसे में श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो पवित्र महीना है, जो सावन का जैसे ही आगाज हुआ तो उस दौरान शिव भक्तों की जो यहाँ पर आस्था है वो निरंतर बाबा के प्रति किस तरह से बढ़ती है उसका जिक्र यहाँ पर किया जाता है। और ऐसे में लगातार शिवलिंग पर वो जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जहां पर हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। शिव भक्तों ने जलाभिषेक करते हुए हर हर महादेव के जयकारे लगाए। साथ ही जो कांवड़िए हैं वो भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवालय में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं और जलाभिषेक करते हुए बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि इस बार जो शिवरात्रि और तमाम जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि शिव भक्तों में खासा उत्साह और प्रशासनिक अमले ने विशेष तौर पर तैयारी की गई है, ताकि जब श्रद्धालु पहुंचे तो किसी भी तरह की कोई कोताही, लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आए। क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर भगदड़ जैसे हालात बन सकते हैं। उसको लेकर प्रशासनिक अमला मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हर एक श्रद्धालु, हर एक शिव भक्त आसानी से बाबा के दर्शन कर सके, जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर सके, बाबा का आशीर्वाद ले सके, कोई भी अव्यवस्था ना रहे। साथ ही हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थित कांगड़ा पुल के पास गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बह रहे दो कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गहरे पानी में जाने की वजह से दोनों कांवड़िए डूबने लगे थे, लेकिन एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई की और बड़ा हादसा ये टल गया। प्राथमिक जांच में दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है, जहां पर कांवड़ियों को भी लगातार अपील की जा रही है कि गंगा नदी के
के पास ना जाए, क्योंकि इस वक्त मौसम अनुकूल बना हो नहीं है और इसके साथ ही जो लगातार बारिश हो रही है और जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से चेतावनी रेखा को पार करता हुआ नजर आ सकता है कभी भी गंगा का पानी। और इसीलिए लगातार कांवड़ियों को और श्रद्धालुओं को सलाह दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कांवड़िए, आपको बता दें कि गंगा नदी में यहां पर स्नान करने के लिए गए थे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे, लेकिन 2 कांवड़िए वहां पर बहते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कितनी तत्परता के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची नाव के साथ, जहां पर इन कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कोई बड़ा हादसा ना होने पाए, बस ये त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया है। सभी कांवड़ियों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है और अभी भी लगातार हिदायत दी जा रही है कि कोई भी गंगा नदी या फिर कहीं भी नदी किनारे ना जाए, और अगर वो नदी किनारे जाता है तो जल जरूर ले, लेकिन नदियों में आस्था की डुबकी ना लगाए, क्योंकि अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद है और देखिए किस तरह से दोनों कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर फिलहाल तमाम प्रशासनिक अमले की तरफ से निकाला गया। हर की पौड़ी की तरफ से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। साथ ही राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मौसम की चुनौती को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासन ने यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। अब श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के अलर्ट, प्रशासन की गाइडलाइन और सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए ही यात्रा करने का आग्रह किया है, ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके। तो चारधाम यात्रा पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पैदल चलने वाला रास्ता है वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ हो चुका है और वहां पर बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ या जल जमाव जैसी स्थिति यहां पर पनपी हुई है। श्रद्धालु को पैदल मार्ग पर चलने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, यात्रा स्थगित ना करनी पड़े, बस इसी यहां पर उद्देश्य के तहत लगातार जो तमाम श्रद्धालु हैं उनसे भी आग्रह किया जा रहा है, यात्रा को सरल और सुगम बनाने का प्रयास वो किया जाए। और प्रशासन भी कई कदम उठा रहा है, जहां पर अगर कहीं मलबा आया हुआ है तो मलबा हटाने का प्रयास किया गया। बारिश के बीच चारधाम यात्रा लगातार जारी है। हालांकि इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए लगातार प्रशासनिक अमला बद्री केदार समिति की तरफ से बैठक की जा रही है और प्रशासन से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि जितनी सख्ती अपनाई जाए उतने सख्त कदम यहां पर उठाएं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई बड़ी परेशानी न होने पाए। तो सावधानी के साथ चारधाम यात्रा करें, लगातार सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग चारधाम यात्रा या फिर देवभूमि आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले वो मौसम की अपडेट लें। इस बीच एक और बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ दिनों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तो बड़ी खबर, देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसे में कहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है और अगर भारी से भारी बारिश होगी तो फिर भूस्खलन, लैंडस्लाइड या क्लाउड बर्स्ट जैसे मामले सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। लेकिन अभी भी लोग इस पूरे मौसम को लेकर लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से, दूसरे राज्यों से देवभूमि पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको भी कहा गया है कि अगर कोई प्लान बना भी रहा है उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में आने का, तो पहले वो कोशिश ये करें कि मौसम के अपडेट लें, क्योंकि उनकी यात्रा में खलल पड़ सकता है, उनकी यात्रा में चुनौती आ सकती है, जिसकी वजह से वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में बसे हुए लोग हैं, जो वहां के रहवासी हैं, उनको कई तरह की मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है, खेतीबाड़ी उनकी नहीं हो पा रही है और ऐसे में लोगों की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी के फाल ब्रांड विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी से भारत अपडेट के एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष मिश्रा ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान शलभ मणि त्रिपाठी ने संसद में भगवे के अपमान और विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी मामले से लेकर समाजवादी पार्टी के पीटीए फॉर्मूले जैसे सवालों के जवाब दिए। सुनिए क्या कुछ कहा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने। इसके मानसून सत्र का पहला दिन था और हमारे साथ
फायर ब्रांड नेता विधायक सलम मणि त्रिपाठी भले ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हों, लेकिन देश की सभी विधानसभाओं में जाने जाते हैं। देवरिया के रहने वाले हैं तो विधायक जी का बिहार में भी जय जयकार होता है। और बिहार से ही जुड़ा एक सवाल है, सनातन धर्म का कैसे मजाक उड़ाया पप्पू यादव ने, कैसे